यहाँ पे हैदराबाद से भी हमारे कुछ साथी, सलीम चचा, बिलाल साहब, उनके तमाम साथी, हैबर साहब आरजेडी के तमाम चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं। मैं किसका किसका नाम लूं, बस ये जान लीजिए कि किशनगंज मेरे लिए हमेशा एक घर की तरह रहा है। मुझे वो दिन भी याद है जब 2016 में किशनगंज में सैलाब आया था। तब ये जितने सियासी लोग हैं जो दूर दूर से मेहमान बन के यहाँ आए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त मौलाना साहब हयात थे। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ी तादाद में राहत सामग्री लेकर के पूरे किशनगंज के अलग अलग खित्ते में घूम करके राशन बांट रहा था। तब मेरा कोई आपसे सियासी मफाद जैसा मामला नहीं था, बस मुझे आपसे मिलना था, मुलाकात करनी थी। ये वाला माइक बंद कर दीजिए। सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की, तो भाजपा वाले माइक में भी बदमाशी कर रहे हैं आजकल, तो थोड़ी देर माइक अपन सा माइक किया हेलो हेलो अरे माइक क्या हुआ रे? चलिए कोई नहीं, चुनावी टाइम में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। दोस्तों, मैं पिछले 10 दिन से बिहार में हूँ। गया से मैंने शुरू किया था तेजस्वी यादव के साथ चुनावी जनसभाएं, और कल तेज प्रताप यादव के लिए हसनपुर था। उसके बाद फिर कटिहार में मनिहारी, कोढ़ा, प्राणपुर होते हुए आज जो कि हाट और खगड़िया जा रहा था कि आपके बीच में उतर गया हूँ। बस मैं आपसे 2 बातें कहने आ रहा हूँ। पिछले कई महीनों से आप बड़ी जज्बाती तकरीरें सुन रहे होंगे, अच्छी बात है। सुन करके आप लब्बैक भी कहते हैं, आमीन भी कहते हैं। आप बड़े भोले लोग हैं। मैं आपके जज्बे को, आपके खुलूस को, आपकी मोहब्बत को सलाम भी करता हूं। लेकिन मैं 2 समझदारी भरी बातें कहने आया हूं। बहुत मोहब्बत से एक बात, बहुत दिल से एक बात जान लीजिए, मान लीजिए कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये बात मैं आपके जज्बात भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई यही है कि सिर्फ 2 ताकतों के बीच में लड़ाई है। एक ताकत है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, और दूसरी ताकत है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। इसके अलावा जो ताकतें बिहार में घूम रही हैं, जिनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, दरअसल उनके हेलीकॉप्टर में तेल नरेंद्र मोदी भरवा रहे हैं, ये मैं जानता हूं। ये सच्चाई है। इसके अलावा तीसरी कोई सच्चाई नहीं है। वो आपके बीच में आके कह रहे हैं कि हम सीमांचल का विकास कर देंगे। वो आपके बीच में आके कह रहे हैं हम सीमांचल का पैकेज लाएंगे। भाई 2 विधायक अगर जीत भी गए तो पैकेज मांगने तो जाओगे तेजस्वी यादव के ही पास ना, आओगे तो हमारे ही पास ना। तो फिर ये डायरेक्ट वाला सिलसिला आप लोग क्यों नहीं जोड़ लेते? बीच में ये बाबा वाला चक्कर क्यों रख रहे हैं कि उन बाबा तक जाओ तब वो आपको मेन आदमी तक ले आए? डायरेक्ट मेन आदमी से जुड़िए ना। सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर जावेद साहब यहाँ बैठे हैं, गांधी परिवार उन्हें बड़ी इज्जत करता है। इजहार उनको आप विधायक बना के भेज दीजिए। उधर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। कल मैं तेजस्वी यादव के साथ था तो मैंने उनसे एक बात कही कि आप तेज प्रताप के लिए, अपने बड़े भाई के लिए वोट मांगने आए हैं हसनपुर में। आपने यहाँ ऐलान किया कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरी कलम शपथ लेगी, अहद लेगी कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं तो सबसे पहले 10 लाख नौकरियों का ऐलान करूंगा। ये तेजस्वी यादव ने कहा। आपने ये भी ऐलान किया कि हसनपुर को एक स्टेडियम दूंगा। आपने ये भी ऐलान किया कि सैकड़ों करोड़ रुपए की सड़कें दूंगा। तेजस्वी जी, तो मुझे ये बताइए कि मैं कल जा रहा हूं सीमांचल। मैं मानता हूं कि पिछले 15 साल से राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार नहीं रही है, लेकिन अब तो सारे सर्वे भी बता रहे हैं, सभाओं में उमड़ी हुई भीड़ भी बता रही है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये बताइए कि आप सीमांचल के लिए क्या करेंगे? मुझसे वादा करिए। तो तेजस्वी यादव ने मुझसे कहा कि इमरान भाई जाइए, आप जो वादा कर लेंगे, आइएगा, मेरा दामन पकड़ के कहिएगा कि सीमांचल के लिए आपको अलग से मदद करनी पड़ेगी। और तेजस्वी का वादा मैं जानता हूं कि लालू के लाल का वादा है, किसी ऐरे गहरे का वादा नहीं। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि वो वादा पूरा होगा। तो मैं आपसे ये अपील करने आया हूं किशनगंज वालों कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बार लड़ाई सिर्फ 1-2 विधायक चुनने की नहीं है। माशाल्लाह, जब अच्छी फिल्म चलती रहती है तो बीच में विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं, तो ऐसा आता रहेगा, जाता रहेगा, तो हमें जाना दीजिए। डीजे भी बजेगा, ढोल तमाशे भी बजेंगे, ये सब होता रहेगा।
दरअसल उन्हें पता है कि हमने उनकी ढोल बजा रखी है, इसलिए हमारे आने पे वो 2-4 ढोल तो बजाएंगे। दरअसल मैं आज आपसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहने आया, मैं आपसे 2-4 बातें बड़े सलीके की ये कहने आया हूं मेरे भाई, कि जो आपके बीच में आए हैं, जो आपके बीच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब मेरा हेलीकॉप्टर वहां पे उतरा बाय डिफॉल्ट उनकी सभा में, तो मुझे लगा अगर वो स्टेज पे मौजूद होते तो मैं हेलीकॉप्टर से बाहर निकल के उनसे पूछता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह ने आपके चेहरे पे नूर दिया है, आप टोपी भी लगाते हैं, शेरवानी भी पहनते हैं, फिर सीमांचल में जाके झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं उनसे पूछता कि जब वो माइक पर खड़े होकर कहते हैं कि सीमांचल वालों बताओ कि सीए और एनआरसी में मजलिस के अलावा और कौन गया, कौन दिखा तुम्हें? असदुद्दीन ओवैसी, आप पूछते हैं ना कि कांग्रेस कहां थी, आप पूछते हैं ना कि सीए एनआरसी के आंदोलन में मुसलमानों के साथ कांग्रेस कहां खड़ी थी? आइए मैं बताता हूं, मेरे सामने बैठिए, मैं बताता हूं कि मैं कहां खड़ा था, कहां खड़ा था। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपके घर से 400 मीटर दूर कुली कुतुब शाह स्टेडियम में भी खड़ा था, जहां आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करवाया। आपकी पुलिस ने मेरे खिलाफ, जानते हैं किस बात पे मुकदमा कायम करवाया इन्होंने? क्योंकि मैंने इनके घर से 400 मीटर की दूरी पर कुली कुतुब शाह स्टेडियम में खड़े होकर के ये पूछ लिया था कि यहाँ का एक नेता पूरे हिंदुस्तान में जाके लंबी लंबी तकरीरें करता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है? कोई शाहीन बाग वहां नहीं था। सिर्फ इतना मैंने पूछा था। मैंने मुरादाबाद की सभा में खड़े होकर के जब योगी आदित्यनाथ साहब से यह कहा कि आप कितनी भी गोलियां चलवाइए लेकिन इस कानून के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा रहेगा, तो जानते हैं मेरे ऊपर कितने का जुर्माना लगा है? 1 करोड़ 4 लाख रुपए का। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं इमरान हूं, मैं कांग्रेस हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं कहां खड़ा था। मैं खड़ा था शाहीन बाग में 90 साल की बिल्किस के साथ, मैं खड़ा था, 1 नहीं 5 बार खड़ा था। तस्वीरें उठा के देख लीजिए, वीडियो उठा के देख लीजिए। और आप कहते हैं कि सीए और एनआरसी में कांग्रेस कहां थी? अरे जिस दिन पहली बार जामिया की बच्चियों पर लाठियां बरसी थी, मैं ऐलान कह रहा हूं, जो चाहे नजर उठा करके पूरा फेसबुक यूट्यूब खोज सकता है, तमाम टीवी चैनल खोज सकते हैं कि जिस दिन हमारी बच्चियों पर जामिया के गेट पर लाइब्रेरी में लाठियां बरसी थी, उस दिन इमरान प्रतापगढ़ी रात के 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़े होकर के दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। लेकिन मुझे आप कहीं नजर नहीं आए असदुद्दीन साहब, मुझे आप कहीं नजर नहीं आए। मैं पूरी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी और खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि आप मुझे नहीं नजर आए शाहीन बाग में, आप मुझे नहीं नजर आए जामिया के बच्चों के साथ खड़े हुए, आप मुझे नहीं नजर आए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, आप मुझे नहीं नजर आए पटना के सब्जी बाग में, आप मुझे नहीं नजर आए राजस्थान के टोक के मोती बाग में, आप मुझे नहीं नजर आए गया के शांति बाग में, आप मुझे नहीं नजर आए दरभंगा के आंदोलन में, आप मुझे नहीं नजर आए सहरसा में, आप मुझे नहीं नजर आए राजस्थान के बाकी जो जयपुर वगैरह जो आंदोलन चल रहे थे वहां नहीं नजर आए, आप मुझे नहीं नजर आए सीवान में। मैं इन सारी जगहों पे गया था। मैंने एनआरसी आंदोलन के दौरान अकेले 63 सभाएं करी हैं, 6-3 63। अगर आप ये कहते हैं कि सीए एनआरसी में मजलिस के लोग शामिल थे इसलिए वोट दो, तो मैं आपसे 50 गुना ज्यादा शामिल था सीए एनआरसी के आंदोलन में, इसलिए मुझे वोट दो, मेरे प्रत्याशी को वोट दो। मैं आपसे दामन फैला के कह रहा हूं। और आप कहते हो कांग्रेस कहीं नहीं थी। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं असदुद्दीन साहब, जहां आपने जाके संभल में तकरीरें करी थी लंबी लंबी कि मुसलमानों, जब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म होगा तो असदुद्दीन हैदराबाद से दौड़ा आएगा। कहां थे आप जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनआरसी आंदोलन में 21 नौजवानों के सीने पे सीधे गोलियां मार के उनकी लाशें बिछा दी? हमने उठाई हैं लाशें, हमने। आप कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए। और अगर आप नजर आए हैं तो एक गवाही दे दीजिए, अल्लाह की कसम आज के बाद कांग्रेस के लिए वोट मांगना बंद कर दूंगा। आप एक गवाही दे दीजिए बस। आप कहीं नजर नहीं आए थे। 21 लाशें उठाई हैं हमने, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ खुदा को गवाह कह के कह रहा हूं
कि हिंदुस्तान का कोई नेता उन माओं के पास नहीं पहुंचा जिनके बेटे शहीद हुए थे उत्तर प्रदेश में। पहुंचा तो कौन? प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका गांधी ने उन माओं को अपने सीने से लगाया। मैंने बात करी प्रियंका जी से, प्रियंका गांधी बिजनौर गई, प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर गई, प्रियंका गांधी कानपुर गई, प्रियंका गांधी लखनऊ गई। और बताऊं आपको, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित पूरी कांग्रेस राजघाट पर बैठी थी। 3 डिग्री टेम्परेचर में इस कानून के खिलाफ मैं साथ में बैठा था। वीडियो पड़ा है, यूट्यूब पे उठा के देख लो। आप पूछते हो कि कांग्रेस क्या कर रही है, आप यहां आकर के तकरीरें करते हो कि कांग्रेस भाजपा से मिली है। मायावती का वीडियो देखा परसों का आप लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे बिहार में किसके लिए वोट मांग रहे हैं? एक कोई उपेंद्र कुशवाहा है, मैंने बस ऐसे नाम सुना है, आज तक शक्ल भी नहीं देखी है। उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। किसके समर्थन से? मायावती के समर्थन से। मायावती ने नरसों बयान दिया है कि राज्यसभा के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में मैं भाजपा का साथ दूंगी। अलग ऐलान, उनका वीडियो मौजूद है, कहिए तो मैं मोबाइल में प्ले करके दिखा दूं। अच्छा, मजे की बात यह है, ये तो बिहार का गठबंधन है जहां वो उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप मुझे बताओ, इसमें से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने पिछली बार मजलिस के विधायक को वोट दिया, हो सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन मुझे बताओ कि आपको दिल से हाथ रख के दिल पे बताओ कि कहीं आपको ये महसूस होता है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? नहीं, मुझे बताओ, मतलब अगर लगता हो तो बताओ। नहीं लगता ना? सिर्फ 2 लोगों में लड़ाई है, मोदी, नीतीश, राहुल, तेजस्वी। और मैं पूरे बिहार में जहां जाके देख रहा हूं, लोगों का जुनून, लोगों का जोश ये बता रहा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरी कौम के भोले भाले लोगों, सीमांचल के भोले भाले लोगों, ये लड़ाई 2 विधायक बनाने की नहीं है, ये लड़ाई 3 विधायक बनाने की नहीं है, ये लड़ाई हुकूमत बदलने की है। क्योंकि हुकूमत का नफा नुकसान हमसे पूछो। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं घरों पर चलते हुए बुलडोजर, मैं देख रहा हूं लोगों की पिसी हुई लाशें। हुकूमत होने का फायदा और नुकसान क्या होता है, हमारे दिलों से पूछो। ये हुकूमत बदलो, ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी वाली जो हुकूमत है, इसे बदल दो। वरना देख रहे हो सिलीगुड़ी में खड़े होकर के जेपी नड्डा ने, भाजपा के अध्यक्ष ने क्या कहा है कि कोरोना खत्म होने दो, सीए फिर से लागू किया जाएगा। असम में क्या कहा है? मदरसा बंद कर दिया ना। 2 विधायक 3 विधायक रोक पाएंगे इन चीजों को? बताइए मुझे ईमानदारी से। मैं आज आपसे बहुत लफाजी करने नहीं आया, मैं ईमानदारी से आपको समझाने आया कि ये लोग नहीं रोक सकते। ये दौर ऐसा है कि मिलजुल करके हुकूमत में भागीदारी कैसी बनेगी, इस पे कोशिश करने की जरूरत है। ये जज्बात में तलवार हाथ में उठाने का वक्त नहीं है, ये लंबी लंबी तकरीरें करने का वक्त नहीं है। यहाँ आकर के बाढ़ की तबाही का बहुत जिक्र हो रहा है कि बाढ़, सीमांचल में बाढ़ ने बर्बाद कर दिया, बाढ़ ने। मेरे भाई, सीमांचल का इंसान खुददार है। 2-4 साल में बाढ़ आ जाती है क्योंकि नेपाल पानी छोड़ देता है, लेकिन सलाम सीमांचल के इंसानों को कि ये किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं जाते। अपने बहे हुए घर को, अपनी बही हुई ईंटों को, अपने बहे हुए छप्पर को अपने खून पसीने से सींच के फिर खड़ा करते हैं और फिर बाढ़ का इंतजार करते हैं। आप यहाँ आकर के सीमांचल वालों की बाढ़ का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे असद साहब, हैदराबाद देखिए, अपना हैदराबाद देखिए। एक बारिश हुई है चंद घंटे की, यहाँ हैदराबाद के लोग बैठे हैं, गवाह हैं, शाहिद हैं इस बात के। सिर्फ एक बारिश हुई है चंद घंटे की, निजाम का बसाया हुआ शहर है, कासिम रिजवी की छोड़ी हुई दौलत है इनके पास, वक्फ की लूटी हुई प्रॉपर्टियां हैं इनके पास। उसके बाद भी 29 लोग मारे गए सिर्फ एक दिन की बारिश में। क्यों? क्योंकि इनके गुंडों ने तालाब बेच खाया है, क्योंकि इनके गुंडों ने वक्फ की जमीनें और नाले बेच खाए हैं। जब पानी बरसा तो पूरा पानी शहर में ऐसे भर गया कि 29 लोग डूब के मर गए 2 हफ्ते पहले। और आप आकर के यहाँ सीमांचल वालों की बदहाली पे तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सीमांचल की बदहाली 2 विधायक के निधि से दूर नहीं होगी। सीमांचल की बदहाली के लिए हजारों करोड़ का पैकेज चाहिए।
और वो पैकेज कैसे मिलेगा। मैं वादा करता हूं, मैं कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस का स्टार कैंपेनर इमरान प्रतापगढ़ी यहां खड़ा होकर वादा करता हूं कि मेरे हाथों को मजबूत कर दो, इजहारुल को जिता दो, मैं तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ करके यहां लाऊंगा और जो काम कहोगे इंशाल्लाह वो करवाऊंगा। ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। लेकिन आपको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। आप जा रहे हैं उनकी रैलियों में, सुनिए, उनका भाषण सुनिए, पैसा वैसा दें वो भी ले लीजिए, सब रख लीजिए। लेकिन जिस दिन ईवीएम का बटन दबाने जाइएगा उस दिन बस ये समझ लीजिएगा कि यार ये एक विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। एक विधायक, पिछले 2 साल हो गए होंगे ना उनके, एक विधायक कौन सा तीर मार लिया, कौन सा मुआवजा दिलवा दिया। बड़ी लंबी लंबी यहाँ तकरीरें कर रहे हैं कि मैंने मुआवजा दिलवाया, मैंने रात के 11 बजे केसीआर को फोन किया, अपने दोस्त चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर को फोन किया। बिल्कुल असदुद्दीन साहब, केसीआर आपका दोस्त है, वही केसीआर जो 370 के मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़ा था, वही केसीआर जो 3 तलाक पर भाजपा के साथ खड़ा था, वही केसीआर जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के साथ खड़ा था, वही केसीआर जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के साथ खड़ा था। आपका दोस्त भाजपा के साथ खड़ा है तेलंगाना वाला, आपका बिहार वाला दोस्त उपेंद्र कुशवाहा पहले ही भाजपा की कैबिनेट में मंत्री रह चुका है। आपकी एक और सहयोगी हमारी बुआ जी और आपकी बहन जी मायावती जी, वो खुल के कह रही है कि मैं भाजपा के साथ दूंगी। अब मुझे आप बताओ कि फिर हेलीकॉप्टर में तेल कौन भरवा रहा है, मुझे बताओ, जवाब दो मुझे। ये बहुत सोचने का मकाम है। आज ये मेरा वीडियो बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। मैंने कहा ना आज मैं तकरीरें करने नहीं आया था, मैं किसी और सभा में जा रहा था। डॉक्टर जावेद साहब ने कहा कि ये बिहार है, ये सीमांचल है, ये किशनगंज है, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा और नहीं उतरेगा तो कोई भी अब्धा मार के नीचे गिरा देगा, इसलिए उतार लीजिए। मैंने उनका हुक्म माना, मैंने कहा नहीं भाई, बिहारी एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। हुक्म मिला, मैंने हेलीकॉप्टर उतार दिया। कोई सभा का पहले से प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैं आ गया। तो मैं आपसे ये कहने आया, ये जो बड़ी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं ना, दरअसल अल्लाह गवाह है कि झूठे बहुत हैं। मैं भी बड़ा एहतराम करता था, मैंने उनकी मोहब्बत में उनके लिए नज़में लिखी हैं यार, मुझसे ये तक बेवकूफ़ी हो गई, मैं क्या बताऊं आप, मतलब ये तक हुआ है। ये बिलाल बैठा है इसीलिए गुनाह करवाया था मुझसे, मैंने उनकी मोहब्बत में नज़में तक लिखी। और जब उनको 40 दिन के लिए जेल में रखा गया था तो पूरे हिंदुस्तान में वहां भी खड़े होकर मैंने वो नज़्म उनकी हिमायत में पढ़ी, जहां पढ़ना तलवार की नोक पर चलने जैसा था। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी आंखें खुल गई, कुछ दिन बाद मेरी आंखें खुल गई, और आंख खुली तो फिर ऐसे खुली जैसे वारिस पठान की कॉन्स्टिट्यूंसी वालों की आंखें खुली तो एक ही बार जिता के दूसरी बार हरा दिया, ऐसी ही आंखें खोल लीजिए। यहाँ खोलने का वक्त है। बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, सीमांचल के लिए ये कर देंगे, सीमांचल के लिए वो कर देंगे। अरे जब सीमांचल का एक मरीज आपके अस्पताल में भर्ती होने जाता है तो उसको 3 दिन इसलिए रोक के रखते हो कि वो 10,000 रुपया नहीं दे पाता। वीडियो देख लेना, सीमांचल के लिए ये कर दोगे, सीमांचल के लिए वो कर दोगे। सीमांचल को तुम्हारे टुकड़ों की जरूरत नहीं है, सीमांचल खुददार लोगों का शहर है, सीमांचल खुददार लोगों का इलाका है। यहाँ आकर के अपनी दुकान मत चलाइए, सीमांचल जानता है उसे हुकूमत चुनने की लड़ाई लड़नी है, उसे वो लालू प्रसाद यादव। आज आपको लालू के बारे में भी बहुत सारी बातें आके बताते हैं। अरे मेरे भाई, लालू का कसूर जानते हो क्या था? कि जब अडवाणी निकला था रथ लेकर के तो पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने हिम्मत करी तो लालू ने हिम्मत करी, उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसे समस्तीपुर की जेल में ले जाकर डाल दिया। उसी का बदला आज तक फासिस्ट ताकतें ले रही हैं। लालू को जेल में रखा हुआ है। आप एहसान फरामोश कौम नहीं है, नहीं है एहसान फरामोश कौम। आकर के यहाँ बाबरी मस्जिद की शहादत पर बड़ी लंबी लंबी तकरीर कर रहे हैं। असद साहब, बाबरी मस्जिद 1992 में शहीद हुई थी, मेरी पैदाइश 1987 में है। मैं सिर्फ महज 5 साल का था, तब तो मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद होते नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है हैदराबाद के सेक्रेटरीट में 2 मस्जिदों को पिछले महीने शहीद होते। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ने रात में बुलडोजर लगा के मस्जिदें शहीद कर दी, कुरान पाक तक नहीं निकालने दिया। आप बात करते हो यहाँ आकर के लोगों को भड़काने की। ये बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट रहा था तो पड़ोस में बांग्लादेश का बॉर्डर है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मौलाना आजाद की बात पे यकीन है, हमें नेहरू के साथ रहना है, हमें हिंदुस्तान में रहना है। और ये 50 किलोमीटर सफर करके नहीं गए। तो आपको ये लगता है कि ये जज्बात में आ जाएंगे, ये बहक जाएंगे?
और लड़ाई किस बात की लड़ रहे हो भाई? 2 विधायक जिताने की, 3 विधायक जिताने की, लूट लिया पूरे सीमांचल को। हसन जावेद से पूछो, मुसब्बिर आलम से पूछो, बेचारी वो कंचन जो गालियां दे रही है उससे पूछो, मौलाना सालिम चतुर्वेदी बेचारे हर माइक पे जाकर के वो वैसी में कर दी ऐसी तैसी, टिकट नहीं दिया तो नहीं दिया। मेरे भाई सौदा चल रहा है, इस गफलत में मत रहिएगा कि कोई बहुत कौम परस्ती, बस टोपी देख लीजिए, हालत ये है, टोपी है, दाढ़ी है, और माइक पे खड़े होकर कहते हैं वीडियो जरा सुनवा देना आप लोग इनको कि मेरा अल्लाह गवाह है कि जब खून की जरूरत थी तो मैंने 15 बोतल खून दिया। ये उन्होंने कहा है। वैसी साहब आप मुझे बताओ, पढ़े लिखे आदमी हो, कोई भी आदमी एक साथ 15 बोतल खून दे सकता है? नहीं दे सकता है। मतलब एक बोतल के बाद डॉक्टर लेता ही नहीं, डॉक्टर मना कर देता है। 15 बोतल खून दिया भाई उन्होंने। अच्छा 15 से कुछ ऐसा रिश्ता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 बोतल खून दिया, तुम 100 करोड़ हो, मैं 15 करोड़ हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। 15 से बहुत गहरा रिश्ता है, 15 से बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन मेरे भाई इसी 15 के जुमले ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गैर मुस्लिम भाइयों के दिल में कितनी नफरत भर दी है, कभी इस बात को भी सोचना। बहुत जिम्मेदारी से ये बात आपके बीच कह के जा रहा हूँ। आखिर में आपसे विदा लेता हूँ क्योंकि अगली सभा है, मुझे पहुंचना है। एक साइड के आया है, ऐसा काम नहीं चलेगा, मैं जानता हूँ। अच्छा और एक काम और करते हैं, मैं यहाँ खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ, आज मन कर रहा है किशनगंज में हूँ तो कह दूं, छतरगा सर, अल्लाह रसूल का नाम लेके वोट मांगते हैं, लेकिन अगर उनके मुखालिफ कोई है, भाई आप अपनी पार्टी की सियासत कर रहे हो, हम अपनी पार्टी की सियासत कर रहे हैं, हम कांग्रेस में हैं, आप मजलिस में हो, लेकिन अगर आपने कांग्रेस की हिमायत में एक जुमला बोल दिया तो फेसबुक पर पूरी एक टीम बैठा रखी है, वो आकर के आपको माँ बहन की गालियां देती है, मुझे देती है, मेरे इनबॉक्स में देती है, आपको भी देती होगी। एक दिन कांग्रेस, राजद या किसी भी सेकुलर पार्टी के लिए वोट आप एक पोस्ट डाल दीजिए तो पूरी फौज आ जाएगी आपको माँ बहन की गाली देने के लिए। असदुद्दीन साहब जो आपने ये गुंडे पाल रखे हैं, इन्हें रोकिए, या तो फिर अल्लाह रसूल के नाम पर वोट मांगना बंद कर दीजिए। अगर अल्लाह रसूल के नाम पर वोट मांगना है तो इन गालीबाजों को रोकिए, वरना न जाने कितने इमरान प्रतापगढ़ी खड़े हो जाएंगे और आपको बेनकाब करके रख देंगे। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। अब इजहारुल भाई को जता दीजिए और मैं वादा कर रहा हूं, देखिए अब मैं आपके लिए बाहरी नहीं हूं, मैंने 22 में घर लिया हुआ है, मेरा घर है 22 में, मेरे नाम है। कल तेजस्वी ने भी हसनपुर की सभा में कहा कि एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव का और एक हेलीकॉप्टर इमरान प्रतापगढ़ी का, 2 हेलीकॉप्टरों का पीछा करने के लिए मोदी और नीतीश ने 30 हेलीकॉप्टर लगवा दिए, लेकिन फिर भी उखड़ कुछ नहीं रहा है। और मैं तो हर सभा में नरेंद्र मोदी से जाके कह रहा हूं, अरे नरेंद्र मोदी, अरे नीतीश कुमार, 2 हेलीकॉप्टरों का पीछा करने के लिए 30 हेलीकॉप्टर, अगर यही 30 हेलीकॉप्टर तुमने बिहार के मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए लॉकडाउन में लगाया होता तो अब ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि नीतीश को बदल दीजिए। अच्छा नीतीश निपट भी रहे हैं, नीतीश को निपटाने का प्रोग्राम खुद मोदी ने पहले से बना रखा है, इसीलिए चिराग पासवान छोड़े गए, लेकिन बैलेंस करने के लिए इधर ये वाले भाईजान भी छोड़े गए हैं। तो दोनों से आपको सावधान रहना है। आपको ये कहना है कि भैया आप आते हो, तकरीरें करते हो, अच्छा लगता है, जुमले आपके बिल्कुल मोदी जैसे हैं, अच्छे लगते हैं, जितना मोदी जी झूठियाते हैं उतना आप भी झूठियाते हैं, ताली बजाइए, सुनिए। नहीं, मैं उनकी सभाओं में कह रहा हूँ कि जब वहां जाइए तो बोले तो उस पर भी ताली बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट जो है ना वो बहुत अहम चीज है, वोट बहुत समझदारी से किया जाता है। आज के बाद घर जाके अकेले चुपचाप इजहारुल को वोट देने का मन मत बना लीजिएगा, रिश्तेदारों को फोन करिए, रिश्तेदारों तक जाइए, उनको समझाइए कि भाई सीमांचल के लिए पैकेज लेना है ना, लेना है तो मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। एक विधायक की निधि 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ क्या होगा, आधा किलोमीटर सड़क नहीं बनती यार 4 करोड़ रुपए में, उसके लिए हजारों करोड़ का पैकेज चाहिए। वो पैकेज कैसे आएगा? जो आंधी चल रही है महागठबंधन की, उसमें इजहारुल चुनाव जीतेंगे। 10 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा
और अगर आपने वोट दिया होगा तो आप अपने घर पे बैठ के भी छाती ठोक के कहोगे देखो हमारे वोट से मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन अगर जज्बात में आकर के आपने वोट नहीं दिया तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा होगा और आपको लगेगा सर हमसे गलती हो गई, वोट दे देना चाहिए था। तो वो गलती और वो पछताने का मौका ना है, इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इजहारुल भाई को जिताइए, 10 तारीख को मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को। और मैं वादा कर रहा हूं हुकूमत बन गई तो इंशाल्लाह 22 में मेरा घर है, मैं बाहरी नहीं हूं, मैं हैदराबाद से नहीं आया हूं, मैं आपका पड़ोसी हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा दूर नहीं है और मैंने कहा ना मेरे नाम रजिस्ट्री है, मैंने 22 में घर लिया हुआ। मैं वादा कर रहा हूं कि महीने में 1 आध हफ्ते इंशाल्लाह आप सबके बीच आया करूंगा, आप जैसे चाहोगे। और इजहारुल काम नहीं करेंगे आपका तो मैं खुद इनका हाथ पकड़ूंगा और इनको डॉक्टर जावेद साहब के पास ले जाऊंगा कि डॉक्टर जावेद साहब आपने लड़के इनका टिकट लिया, आपने लड़के मेरा हेलीकॉप्टर उतरवाया, मैंने लोगों से कसम खा के वादा किया है इनसे काम करवाइए। और मुझे यकीन है कि इजहारुल भाई कभी मना नहीं करेंगे क्योंकि शरीफ आदमी है। वादा रहा, एक बार हाथ उठा दीजिए। पीछे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सभा सुनने आए थे, आप पे उठा दीजिए, हम जान रहे हैं आज जाएंगे तो आपका दिल बदल जाएगा। आप सुन के गए हैं मुझे, रात में वीडियो भी सुनिएगा जब 11-12 बजे सुकून से, तो एक बार इमरान प्रतापगढ़ी को वीडियो में सुनिएगा, फिर आप कहिएगा कि देखो यार 32 साल का लड़का है लेकिन बात तो सही कह रहा है, समझदारी की कह रहा है। इजहारुल भाई को जिताइए फिर इंशाल्लाह भाई अगली सभा छूट जाएगी। अच्छा जाते जाते 4 मसले पढ़ रहा हूँ। एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, एक वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अब तक सबको जिताने के लिए वोट किया, अब की कातिल को हराने के लिए